ऐसी बात नहीं है कि 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ही वो उनका नाम हुआ। उससे पहले भी उनके ऑप्टिकल साइंस के अंदर किए गए रिसर्च में उन्हें काफ़ी नाम और ख्याति प्राप्त कर दी थी, जिसके चलते उन्हें 1924 में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी यानी रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया था। You would have learnt about Raman effect in detail at school, but do you know the discovery subsequently helped in determining the internal structures of some 2000 chemical compounds? शायद आपने रामन इफेक्ट के बारे में विज्ञान में स्कूल के विज्ञान में पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि रामन इफेक्ट के परिणाम स्वरूप आगे चलकर 2000 रसायनों के अंतर्गत रचना के बारे में पढ़ा गया रमन इफेक्ट का इस्तेमाल करके। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट रमन यूज टू प्रूव द थियरी वॉज अ मीजली 200 रुपीज़। सिर्फ 200 रुपये के इंस्ट्रूमेंट में ही सीवी रमन ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उसे सक्सेसफुल करके बताया था और नोबेल जीता था। Raman strongly felt that scientists should not be confined to laboratories to solve scientific problem. Confined का मतलब होता है सीमित रहना। सीवी रमन मानते थे कि वैज्ञानिकों ने सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपना प्रयोग करने के लिए। तो वह कहते हैं दे शुड सर्च अराउंड देमसेल्व्स एंड फाइंड दोज आंसर्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर। और अपने इर्द गिर्द इन सारे विज्ञान के सवालों को ढूंढते रहना चाहिए और निसर्ग में उन सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए। फॉर द इसेंस ऑफ साइंस लाइज इन इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क, नॉट इन इक्विपमेंट। सीवी रमन मानते थे कि इक्विपमेंट के अंदर विज्ञान की जान नहीं छुपी हुई है, बल्कि विज्ञान की जान दिमाग में आने वाले सवाल, सोच और कड़ी मेहनत में छुपी हुई है। हाउ ट्रू दो द ओशंस एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ट्रू इन कलर, इट नीड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड विथ साइंटिफिक आउटलुक टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड इट। कितनी सच बात है। दो द ओशंस एंड द स्काई हैव ऑलवेज बीन ब्लू इन कलर। आसमान सीवी रमन ने देखने के बाद तो नीला नहीं हुआ था, ना ही समंदर, वो तो पहले से ही था। तो ज़रूरत थी दिमाग में सवाल आने की, सोचने की और उनके जवाब ढूंढने की। और यह कहानी लिखी हुई है एक ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन के बारे में लिखने वाले उतने ही ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में। इन दोनों महान विभूतियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब यहाँ पे देखते हैं हम वर्कशॉप। प्रिपेयर अ लाइफ स्केच ऑफ डॉक्टर सीवी रमन बेस्ड ऑन दिस लेसन। तो सीवी रमन का जन्म कब हुआ था वह हमें यहाँ लिखना है। तो सीवी रमन का जन्म 1888 में, बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली 1888, वह हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो ये जो ब्लैंक्स है इन्हें आप लेसन में से ढूंढकर लिख सकते हैं। ठीक है। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ही वॉज फैसिनेटेड बाय कलरफुल थिंग्स. He was interested in optical science and acoustics. He delivered a lecture in London. He began to wonder about the color of sky. He was elected Fellow of Royal Society in 1924 for his contribution to the science of optics. He announced the Raman effect in 1928. He won the Nobel Prize for Physics in 1930. तो सारे जवाब मैंने यहाँ बता दिए, फिर भी आपको पूरी किताब में से उन्हें ढूंढकर लिखना है। दूसरा है फाइंड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन्ड इन द पैसेज। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है, वायलिन, मृदंग, तबला, ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पैसेज में लिखा हुआ है। लिस्ट द साइंटिफिक टर्म्स यूज्ड इन पैसेज। कौन से वैज्ञानिक टर्म्स पैसेज के अंदर इस्तेमाल किए गए उसके बारे में यहाँ लिखना है। ऑप्टिकल साइंस, acoustics, percussion, physics, molecules, optics, chemical, compounds, रामन इफेक्ट, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स के बारे में यहाँ लिखा गया है।
फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है। गूगल द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी 5 इंडियन साइंटिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, अरेंज इट इन टेबुलर फॉर्म। यानी आपको 5 भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में गूगल से जानकारी इकट्ठा करनी की और उन्हें टेबल के रूप में लिखना है। जैसे नाम लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ, क्या उन्होंने खोज की थी और उन्हें कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और फिर है लैंग्वेज स्टडी। ठीक है, तो लैंग्वेज स्टडी में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। ये ग्रामर का पार्ट है आपका। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, वो अनेक शब्दों का एक समूह होता है जिससे पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आता है। अ सेंटेंस हैज़ 2 कंपोनेंट्स। किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता और प्रेडिकेट यानी विधेय, ऐसे 2 भाग होते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पार्ट विच नेम्स द पर्सन, थिंग एट्सेट्रा दैट वी स्पीक अबाउट इन दैट सेंटेंस। तो सब्जेक्ट यानी वाक्य में का व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का उसमें समावेश होता है और उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। और वाक्य का बचा हुआ पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। Note the subject and predicate in each of the following sentence. Also note that verb form in each sentence depends on subject. देखिए, वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको दिए गए सब वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है अलग से, द स्काई इज़ ब्लू, इसमें सब्जेक्ट है, द स्काई इज़ ब्लू प्रेडिकेट। ब्लू ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स आर रेस्टलेस विथ क्वेश्चंस। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, दे गो होम इन द इवनिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग अलग करके दिए हुए हैं।